हो गया हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर यानी कि ऊष्मा एवं तापमान। ठीक है, तो जैसे पानी को चाहिए होता है तो पानी बहता है। पानी कैसे बहता है? तो स्तर में अंतर के कारण, यानी कि ज़्यादा स्तर से कम स्तर की तरफ में पानी बहता है। तो उसी प्रकार ऊष्मा भी बहता है। ऊष्मा भी क्या करता है? तो बहता है। लेकिन ऊष्मा बहता है कैसे? तो तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा बहता है। तापमान में अंतर के कारण क्या होता है? तो ऊष्मा बहता है। जैसे हम लोग को बुखार लगता है तो कुछ होता है तापमान की ऊष्मा, तो नहीं ऊष्मा होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा के छूला पर गर्म लगता है, काहे? तो तापमान में अंतर के कारण। ठीक है, तो ऊष्मा जो है बहता है जैसे कि पानी बहता है। ठीक है, तो पानी बहता है अंतर में स्तर के कारण, स्तर में अंतर के कारण, और ऊष्मा बहता है तापमान में अंतर के कारण। अब देखो ऊष्मा और तापमान में अंतर की बात करेंगे तो कुछ कहेंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? तो ऊर्जा है। और तापमान की बात करेंगे तो तापमान जो है ऊष्मा का मापदंड इकाई है, यानी कि तापमान जो है उसको क्या कहेंगे? तो ऊष्मा का मापदंड इकाई। ठीक है, अब देखो ऊष्मा का यह सही मात्रा कुछ होता है तो जूल होता है, और ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है तो ऊर्जा का भी सही मात्रा कुछ होगा तो जूले होगा। ठीक है, और तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन। ठीक है, तापमान को अन्य चीज़ों में भी नापा जाता है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रा तापमान का क्या होता है? तो केल्विन होता है। ऊष्मा कुछ होता है बहता है, लेकिन तापमान बहता नहीं है। ठीक है, तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा बहता है। अब देखो तापमान मापदंड की बात करेंगे तो कुछ हो गया सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, र्यूमर हो गया और रैंकिंग हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ इसमें जल की बात करेंगे तो जल जो है, जल का हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु कुछ होता है। तो देखो जल जो है जमता है, हिमांक बिंदु के मतलब कुछ फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पर जमता है, और क्वथनांक के बिंदु के मतलब कुछ होगा बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर जल उबलता है। तो जल का हिमांक बिंदु कुछ होता है डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल जो है वो 0 डिग्री पर कुछ हो जाएगा, जम जाएगा, 100 डिग्री पर कुछ हो जाएगा तो पिघल जाएगा। अब देखो फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, जल का फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर जल जम जाएगा। जल जो है बर्फ़ बन जाएगा कब? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो जल का हिमांक बिंदु कुछ हो गया फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जल का क्वथनांक बिंदु कितना हो गया फ़ारेनहाइट में? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जल का केल्विन में हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा? तो 273 के। लेकिन देखो केल्विन में डिग्री नहीं लिखाता है, काहे कि अपने आप में कोची है तो यह सही मात्रक है। ठीक है, तो केल्विन में कितना हो गया? तो 273 के, 273 केल्विन। जल का हिमांक बिंदु 273 केल्विन, और जल का क्वथनांक बिंदु 373, 373 100 ज़्यादा 373 केल्विन। ठीक है, अब र्यूमर की बात करेंगे तो र्यूमर का हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर, और क्वथनांक कितना हो जाएगा? तो 80 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है, और रैंकिंग की बात करेंगे, रैंकिंग तो रैंकिंग का हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा? तो 492 डिग्री रैंकिंग, 492 डिग्री रैंकिंग, और क्वथनांक कितना हो जाएगा? तो 672 डिग्री रैंकिंग, 672 डिग्री रैंकिंग। ठीक है, अब देखो हम लोग का शरीर का तापमान जो होता है वो सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और केल्विन में तो 310 केल्विन, केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है हम लोग के शरीर का तापमान। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट है इसको कुछ बोलते हैं तो डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोलते हैं। काहे? डॉक्टरी थर्मामीटर को जो है फ़ारेनहाइट को बोलते हैं, और थर्मामीटर का खोज किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था, इस चलते इसको अथी भी बोलते हैं, थर्मामीटर, अब को फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बोले कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकिंग में क्या संबंध है? तो देखो संबंध कुछ होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। यह तीनों इंपॉर्टेंट है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 और बराबर R/4, R/4 और रैंकिंग के लिए तो रैंकिंग -492/9। ठीक है, ये पूरा हो जाता है। अभी देखो ये फार्मूला आया कहाँ से? तो देखो ई कोची करेंगे C-0, यानी कि ऊपर वाला में कोची करेंगे कि जिसका निकाले लगी है उसमें हिमांक बिंदु को घटाएंगे। तो देखो इधर वाला के सब के घटा लिए तो C-0 हो गया, F-32 हो गया, K-273 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा R-0 हो जाएगा, यहाँ RA-492 हो जाएगा। और नीचे कोची करेंगे तो क्वथनांक और हिमांक का अंतर लेंगे, क्वथनांक और हिमांक का अंतर, क्वथनांक और हिमांक का अंतर लेंगे। ठीक है, अब अंतर लिए तो यहाँ देखो C/100 हो गया, F-32/180, K-273/100 और R/80 हो गया यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया। अब जब इसको काट देंगे तो यह वाला फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4 और RA-492/9। ठीक है, अब देखो
अगर इसको बराबर करेंगे, अगर सेल्सियस को केल्विन को, तो देखो C/5 बराबर K-273/5, तो 5 से भाई 5 कट गया तो क्या आ गया, तो C बराबर K-273, C बराबर K-273 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो देखो एग्जाम्पल कौची कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो सेल्सियस में दे रहे हैं, केल्विन में बदलना है। इसका एगो ट्रिक कौची है, तो देखो ABCD में C पहले आता है और K बाद में आता है, तो इसको यहाँ से देखो फॉर्मूला निकल के आया ना, तो C से K में जाना है, यानी कि कम से ज़्यादा में जाना है, तो कुछ करेंगे 273 को जोड़ देंगे, तो जितना दिले है ओकरा में 273 जोड़ देंगे, तो 100 दिले है ओकरा में 273 जोड़ देंगे, तो 373 केल्विन हो गया। ठीक है, अब देखो 373 केल्विन दिले है और तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी कि ज़्यादा में दिले है, कम में जाना है, तो कुछ करेंगे इसमें 273 घटा देंगे, तो 373 में 273 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब देखो C बराबर दिले है -40 डिग्री। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा, तो देखो इस C का फ़ारेनहाइट बराबर कर देंगे, तो C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, C बराबर 40 दिले है तो -40/5 हो गया, अब बराबर F-32, तो F में तो बदलने हैं, तो F-32/9, तो 9 चौक 36 360 हो गया, बराबर 5F -32/5 160 हो गया। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -40 डिग्री। तो एक चीज़ देखो कुछ हो रहा है कि सेल्सियस में भी -40 डिग्री दिले था, अब फ़ारेनहाइट में भी निकालें तो -40 डिग्री आएगा, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री के बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो अगर K बराबर 0 दिले, यानी कि केल्विन में 0 डिग्री मान है, तो डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो देखो K दिले है या C खोज रहा है, यानी कि ज़्यादा से कम में जाना है, तो कुछ करेंगे -273 घटाएंगे, तो 0 - 273 बराबर कितना हो गया, -273। आई जो 0 केल्विन है इसको परम शून्य तापमान बोलते हैं, तो जब 0 को परम शून्य तापमान बोलते हैं और डिग्री सेल्सियस में केल्विन के बराबर में सेल्सियस से -273, तो -273 को भी क्या बोलेंगे, तो परम शून्य तापमान बोलेंगे, यानी कि केल्विन में परम शून्य तापमान कुछ हो जाएगा तो 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में परम शून्य तापमान कुछ हो जाएगा तो -273। ठीक है, तो परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं, तो 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, अब देखो परम शून्य तापमान कुछ होता है, तो परम शून्य तापमान वह होता है, ये सबसे न्यूनतम तापमान है, यानी कि सबसे कम तापमान है, जहां पर वायु के अणुओं की गति भी क्या होती है, तो रुक जाती है। तो परम शून्य तापमान कुछ होता है, तो जहां पर वायु के अणुओं की गति भी रुक जाती है, कुछ होता है परम शून्य तापमान। अब देखो केल्विन का मान कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, किसका, तो ये वाला जो तापमापी मापदंड है इसमें केल्विन का मान कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिंग ये सब का हो सकता है माइनस में, लेकिन केल्विन का मान जो है कभी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि माइनस में नहीं आएगा। देखो ये वाला सेल्सियस का था ना माइनस में, फ़ारेनहाइट का था ना माइनस में, लेकिन केल्विन का कभी नहीं माइनस में होगा, यानी कि कभी नहीं ऋणात्मक होगा। अब देखो डॉक्टरी तापमापी किसको कहते हैं, तो बोले ना कि थर्मामीटर को कहते हैं, और थर्मामीटर का खोज फ़ारेनहाइट ने किया था, इस चलते इसको फ़ॉरेन हाइट भी कहते हैं। अब फ़ारेनहाइट में जो में है उसका कौन सी उपयोग किया जाता है, तो जिस द्रव का उपयोग किया जाता है वो कौन सी रहता है, तो पारा द्रव रहता है, कौन सी, तो पारा द्रव रहता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा द्रव का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो थर्मामीटर की बात करेंगे, तो थर्मा मतलब गर्मी, मीटर मतलब मापने वाला, तो गर्मी को मापने वाला। ठीक है, तो थर्मामीटर में देखो 3 गो होता है, एक होता है द्रव थर्मामीटर, एक होता है गैसीय थर्मामीटर, और एक होता है अन्य तापमान भी। तो द्रव थर्मामीटर में 2 गो, एगो पारा, एगो अल्कोहल, पारा और अल्कोहल। ठीक है, तो पारा का रेंज कितना होता है, पारा जो है कितना देखो तापमान के मान सकता है, तो अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 35 डिग्री से 43 डिग्री तक माप सकता है। पारा जो है वो सेल्सियस में 35 डिग्री से 43 डिग्री तक माप सकता है। अब फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले माप सकता है कौन, पारा। ठीक है, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। अब अल्कोहल को कर सकता है, तो अल्कोहल जो है वो को करेगा माइनस में मापने के लिए, तो खाली डिग्री सेल्सियस में, तो -112 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक ले नाप सकता है, -112 डिग्री सेल्सियस से +78 डिग्री सेल्सियस तक ले नाप सकता है कौन, तो अल्कोहल। ठीक है, अब देखो गैसीय थर्मामीटर की बात करेंगे तो ये भी दूगो, एगो हाइड्रोजन जिसमें हो जाएगा तो हाइड्रोजन थर्मामीटर, और नाइट्रोजन का जिसमें यूज होगा नाइट्रोजन थर्मामीटर। तो गैसीय थर्मामीटर में 2 गो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक ले, -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, और नाइट्रोजन -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि देखो सब में -200 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन जो है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस को हो जाएगा नाइट्रोजन वाला। ठीक है,
नाइट्रोजन ज़्यादा नाप रहा है। अब देखो अन्य तापमापी की बात करेंगे तो कोची कोची हो जाएगा। तो अन्य तापमापी में 3 गो, एगो प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। तो प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी है -200 से 1200 तक ले नापेगा, -200 डिग्री से 1200 यानी कि +1200 डिग्री सेल्सियस तक ले नापेगा कौन, तो प्लेटिनम वाला। उसके बाद ताप युग्म तापमापी, ये 2 गो भी आई है। तो ताप युग्म तापमापी है ना, कि जिसमें 2 गो ताप को जोड़ के और नापा जाता है। तो ताप युग्म तापमापी -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक ले कुछ हो जाएगा, है ना। तो ताप युग्म तापमापी कितना नापेगा, तो -200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सबसे भी आई पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, विकिरण तापमापी जिसको पायरोमीटर भी बोलते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी जिसको पायरोमीटर भी बोलते हैं। ये जो है कोची नापता है, एक रेंजे है कम से कम 800, है ना। तो 800 डिग्री सेल्सियस से प्लस कोई भी तापमान रहेगा उसको नाप लेगा। कितना, 800 डिग्री सेल्सियस इसको कम से कम चाहिए। तो पूर्ण विकिरण तापमापी जिसको पायरोमीटर बोलते हैं, ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के सभी तापमान को नापता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो 2 गो भी आई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ताप युग्म तापमापी, इसका रेंज कितना बताए थे, तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक ले हो गया, ठीक है। आई जो ताप युग्म तापमापी है उस सीबेक प्रभाव पर काम करता है। ताप युग्म तापमापी जो है उस सीबेक प्रभाव पर काम करता है। अब सीबेक प्रभाव होता क्या है, ठीक है। तो देखो 2 अलग अलग धातु का तार लेंगे, देखो ई अलग धातु का तार लिए हैं, ई अलग धातु का तार लिए हैं, 2 गो अलग अलग धातु का तार लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, संधि कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद दोनों छोरों को अलग अलग तापमान पर गर्म करेंगे, यानी कि ई वाला छोरा के अलग अलग तापमान पर गर्म करेंगे। काहे कि अलग अलग तापमान पर गर्म करेंगे तभी तो उसका प्रवाह होगा, है ना। तो अलग अलग तापमान पर गर्म करेंगे तो इससे कुछ होगा कि इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत बहने लगेगा। इससे कुछ हो जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत बहने लगेगा और हम लोग तापमान को नाप लेंगे। इसी को क्या कहेंगे, तो ताप युग्म तापमापी कहते हैं, ठीक है। तो ताप युग्म तापमापी जो है सीबेक प्रभाव पर काम करता है। रेंज कितना है, तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। अब पढ़ेंगे इसका पूर्ण विकिरण तापमापी, इसका पूर्ण विकिरण तापमापी यानी कि पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण तापमापी यानी कि पायरोमीटर, ठीक है। इसका रेंज तो बतलिए कि 800 डिग्री से अधिक के तापमान को नापता है, यानी कि उच्च तापमान को नापता है। तो उच्च तापमान को कौन नापता है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी यानी कि पायरोमीटर, ठीक है। और इसका कार्य कौन सी है, तो देखो इसका ये जो कार्य है पूर्ण विकिरण तापमापी जो है वो विकिरण सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण विकिरण तापमापी जो है वो विकिरण सिद्धांत पर काम करता है और स्टीफन सिद्धांत पर काम करता है। काहे कि विकिरण का खोज जो है स्टीफन ने किया था। तो पूर्ण विकिरण तापमापी जो है वो विकिरण सिद्धांत पर और स्टीफन सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु को गर्म करने पर निकलने वाला विकिरण ऊर्जा उसके परम तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। देखो विकिरण ऊर्जा कौन सी होता है, देखो कस के रौदबा रहता है या चिमनिया भटवा तर जाना तो ऊपर देखो ऐसे इससे एकदम झील मिलाएगा आखिया तरले, है ना, लगेगा कुछ झील मिला रहता है, तो वही होता है विकिरण। तो किसी वस्तु को गर्म करने पर, किसी भी वस्तु को जब कोची करेंगे, गर्म करेंगे और उससे निकलने वाला विकिरण ऊर्जा, और गर्म करने पर जो विकिरण ऊर्जा निकलेगा वो कोची हो जाएगा, तो उसके परम तापमान के, उसके कोची परम तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है ना। तो इस किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उससे निकलने वाला विकिरण ऊर्जा क्या होगा, तो परम तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यानी कि ई समानुपाती टी के पावर 4, ई समानुपाती टी के पावर 4 हो जाएगा। जहां पर ई को चाहिए तो विकिरण ऊर्जा, ई को चाहिए विकिरण ऊर्जा और टी को चाहिए तो परम तापमान, ठीक है। अब देखो इससे कोची नपाता है पूर्ण विकिरण तापमापी से, तो सूर्य का तापमान कोची से नापेंगे, तो पूर्ण विकिरण तापमापी से नापेंगे। तारा का तापमान कोची नापेंगे, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी से। दूर से ही किसी चीज का तापमान कैसे नापेंगे, तो पूर्ण विकिरण तापमापी से, है ना। सूर्य पर तो जा नहीं सकते हैं, तो सूर्य का तापमान को से नापते हैं, ये पूर्ण विकिरण तापमापी को। और चिमनी भट्टा का तापमान किससे नापेंगे, तो पूर्ण विकिरण तापमापी से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऊष्मा संचरण विधि। ऊष्मा संचरण विधि, ऊष्मा जो संचरण करती है उसकी 3 विधि है। ऊष्मा संचरण की कितना, तो 3 विधि है। ऊष्मा संचरण के 3 विधि है, ठीक है। पहला कुछ हो गया चालन, पहला क्या हो गया चालन, पहला क्या हो गया चालन, चालन चालन। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधि, पहला कुछ हो गया चालन जिसको कंडक्शन बोलते हैं, चालन यानी कि कंडक्शन। दूसरा हो गया संवहन, संवहन संवहन जिसको कन्वेंशन, कन्वेंशन कन्वेंशन बोलते हैं। तीसरा क्या होगा विकिरण, विकिरण विकिरण जिसको रिडक्शन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं रेडिएशन। विकिरण को क्या बोलते हैं, तो रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो चालन कुछ होता है, चालन ऊष्मा संचरण विधि जो है इसमें क्या होता है, तो इसमें अणुओं की गति नहीं होती है। चालन में अणुओं की गति नहीं होती है, और यानी कि चालन में ऊष्मा आगे बढ़ता है बिना अणुओं की गति के कारण। चालन में ऊष्मा आगे बढ़ता है बिना अणुओं की गति के, ठीक है। संवहन में कुछ होता है, संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो अणुओं की गति होता है। संवहन में अणुओं की गति होता है ना। तो संवहन में ऊष्मा आगे बढ़ता है अणुओं की गति के कारण। संवहन में ऊष्मा आगे
बढ़ता है? अणुओं की गति के कारण। अब विकिरण में क्या होता है? तो अणुओं की गति नहीं होती है लेकिन उसमें आगे बढ़ता है। विकिरण में भी क्या होती है? तो अणुओं की गति नहीं होती लेकिन उसमें आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे चालन, चालन कोची में होता है? तो चालन को माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन को कोची? तो माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और संवहन को भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चालन को, संवहन को, दोनों को माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन और संवहन दोनों को माध्यम की आवश्यकता होती है लेकिन विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो चालन देखो किस में होता है? तो ठोस चीज में। ठोस चीज में कुछ हो गया धातु, है ना। तो धातु में चालन होता है। जैसे कि तांबा, तांबा को अगर धिपाते हैं तो उसका डंटिया भी गर्म हो जाता है। कैसे? तो वहां से अणु उठ के आया है? नहीं, यानी कि अणुओं तो गति नहीं किया है लेकिन पिछला सिरा भी उसका कुछ हुआ, गर्म हो गया, है ना। तो ठोस में यानी कि धातु में कुछ होता है तो चालन होता है, ठीक है। संवहन, संवहन किस में होता है? तो द्रव और गैस में। जैसे कि पनिया को गर्म करेंगे तो कुछ हो जाएगा कि अंदर वाला पनिया गर्म होगा, उसके बाद अंदर वाला पनिया गर्म होने के बाद गर्म का पनिया ऊपर आएगा, ठंड का पनिया नीचे जाएगा, उसके बाद नीचे वाला भी पनिया गर्म होगा। तो इसमें कुछ हो रहा है, अणुओं की गति के कारण जो है ऊष्मा का संचरण हो रहा है ना। तो ऊष्मा का संचरण कैसे हो रहा है? तो अणुओं की गति के कारण। तो कुछ संवहन में। तो संवहन किस में होता है? तो द्रव एवं गैस में। द्रव एवं गैस में, ठीक है। अब विकिरण में कुछ होता है? तो माध्यम को गर्म नहीं करेगा। विकिरण जो है माध्यम को गर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो इसका ये जो है चालन जो है वो सबसे धीमी विधि है। ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि को चाहिए चालन। ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि चालन। ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि को चाहिए चालन। यही लोहा गर्म होगा, है ना। कि एक छोरा को गर्म करेंगे तो दूसरा छोरा जो गर्म होगा बहुत धीरे धीरे होता है। तो ऊष्मा चालन की सबसे धीमी विधि को चाहिए, ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि तो चालन हो गलो, ठीक है। और ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि को चाहिए तो विकिरण। ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि को चाहिए तो विकिरण हो गया, ठीक है। अब देखो इस कोची बोले तो ई संवहन जो था वो बोले थे कि द्रव में होता है, गैस में होता है, यानी कि पानी में होगा, दूध में होगा, तेल में, इसमें कुछ हो जाएगा, संवहन होगा। अब देखो वायुमंडल जो है वो गर्म होता है तो संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है, ठीक है। अब विकिरण की बात करेंगे तो पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक ले ऊष्मा पहुँचता है तो वह कुछ होता है विकिरण। विकिरण सूर्य से पृथ्वी तक ले ऊष्मा पहुँचता है तो ये विकिरण होता है, ठीक है। और देखो गर्म कौन सा किरण? अवरक्त किरण जो होता है गर्म होता है। अवरक्त किरण जो होता है कुछ होता है तो गर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऊष्मा संचरण के 3 विधि, चालन, संवहन और विकिरण। अब पढ़ते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम, तो न्यूटन का शीतलन नियम को कहता है कि कोई वस्तु को अधिक गर्म होने से कम गर्म होने में जितना समय लगता है, कोई वस्तु को अधिक गर्म होने से कम गर्म होने में जितना समय लगता है उससे अधिक समय कम गर्म से बहुत कम गर्म होने में लगता है। कोई वस्तु को अधिक गर्म से कम गर्म होने में जितना समय लगता है उससे अधिक समय कम गर्म से बहुत कम गर्म होने में लगता है। यह कहता है कौन? न्यूटन का शीतलन नियम, यानी कि न्यूटन का ठंडा ठंडा नियम, ठीक है। जैसे अगर 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस होने में अगर 5 मिनट समय लगा तो 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। यह कहता है न्यूटन का शीतलन नियम। अब अगर 80 डिग्री से 70 डिग्री करेंगे तब भी कितना लगेगा? तो यहाँ पर लगा था 5 मिनट से ज़्यादा। 100 डिग्री से 90 डिग्री होने में अगर 5 मिनट समय लगा तो 90 डिग्री से 80 डिग्री होने में 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि अगर 6 मिनट लगा होगा 5 से ज़्यादा, तो 80 से 70 होने में अभी कितना लगेगा? तो 6 मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो मान लेते हैं कि 7 मिनट लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हो जाएगी। अब देखो अगर ऑप्शन में यही रहेगा कि 5 मिनट से ज़्यादा या ऑप्शन देख के मारना है, और अगर एक्यूरेट खोजेगा तो ये फार्मूला लगाना है। तो इसका फार्मूला कुछ होता है तो Q1 न्यूटन का शीतलन नियम का फार्मूला तो Q1 माइनस Q2 बटे टी, Q1 माइनस Q2 बटे टी, Q1 माइनस Q2 बटे टी बराबर के हॉल Q1 प्लस Q2 माइनस QO, जहाँ पर QO कोची है तो वायुमंडलीय कोची है, वायुमंडलीय उष्मा है, वायुमंडलीय उष्मा है ना। जैसे कि अगर बर्फ वाला क्षेत्र में जाकर करेंगे तो वहाँ पर जल्दी ठंडा होगा। इधर हम लोग जैसे रहते इधर करेंगे तो कम ठंडा होगा। तो वायुमंडल का भी अपना उष्मा होता है। तो QO कोची है तो वायुमंडलीय उष्मा है। Q1 कोची है तो पहला तापमान है, पहला उष्मा है। Q1 कोची है तो पहला उष्मा है। Q2 कोची है तो दूसरा उष्मा है, Q2 कोची है दूसरा उष्मा है। और T कोची है तो समय है, T कोची है समय है, ठीक है। तो देखो इस पर क्वेश्चन कोची कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 50 डिग्री से 40 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है तो 40 डिग्री से 30 डिग्री होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। और वहाँ पर देखो वायुमंडलीय उष्मा यानी कि QO का मान दिले रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दिले है कितना? तो QO बराबर 20 दिले है। तो ये वाला फार्मूला लगा लो। तो Q1 माइनस Q2 बटे टी, तो Q1 कितना होता है 50 माइनस 40
40 अब बटे टी कितना है 10, तो 50 माइनस 40 बटे 10 अब बराबर के Q1 प्लस Q2 बटे 2, तो Q1 प्लस Q2 भी ये है सेम चीज बा, तो 50 40 90 बटे 2 और माइनस 20 तो कितना हो गलो 10 बटा 10 अब बराबर के अब 50 40 90 बटा 2 तो 45 और माइनस 20 हो गलो, तो 10 10 कट गलो एक बराबर कुछ हो गलो के और 25, तो के बराबर कितना हो गलो 1/25। अब देखो कुछ करेंगे कि दोबारा यहाँ पर जो के वैल्यू था उसमें 1/25 रख देंगे, और अबरी जो है Q1 और Q2 कहाँ से लेंगे तो यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 40 माइनस 30 और समैया तो इसका देले नहीं है, तापमान के पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए टी लिख दिए अब बराबर 1/25 और होल 40 प्लस 30/2 और माइनस 20, इसको हल कर देंगे तो आंसर जो है हमारा बिक देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कृष्णपिंड। कृष्णपिंड यानी कि ब्लैक बॉडी। कृष्णपिंड के मतलब कोई चीज ब्लैक बॉडी, तो कृष्णपिंड क्या चीज होता है, तो वैसा पिंड जो वस्तु को के लगभग सभी विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। वैसा पिंड यानी कि वैसा वस्तु जो लगभग सभी विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, उसी को कहते हैं कृष्णपिंड यानी कि ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब देखो जैसे काला वस्तु जो है कोई करेगा तो सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, यानी कि सोख लेता है ना। तो ई चलते कुछ हो जाएगा, काला वस्तु जो है जल्दी गर्म होगा, ठीक है। सफ़ेद वस्तु जो है कुछ हो जाएगा, सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, ई चलते ज़्यादातर ऊष्मा को परावर्तित ही कर देता है सफ़ेद वस्तु, ई चलते ई कुछ हो जाएगा तो धीरे धीरे गर्म होगा, यानी कि गोरा वस्तु बोले तो सफ़ेद वस्तु जो है कम गर्म होगा। लेकिन शीतलन नियम के अनुसार एक बात और जान लो कि जो चीज़ जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा भी होगा, यानी कि काला वस्तु जो है जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी होगा, सफ़ेद वस्तु जो है धीरे धीरे गर्म होता है तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा, है ना। तो जो वस्तु या फिर जो पिंड लगभग सभी विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर ले उसी को क्या कहते हैं, तो ब्लैक पिंड यानी कि कृष्णपिंड। अब देखो गर्मी में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि तो गर्मी में सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो है वो लगभग सभी ऊर्जा को क्या कर देता है, तो परावर्तित कर देता है, जिससे कुछ होता है कि गर्मी कम लगता है ना। और काला वस्तु कुछ करता है तो सभी ऊष्मा को लगभग अवशोषित कर लेता है, इस चलते उससे ज़्यादा गर्मी लगेगा, इस चलते गर्मी में काला वस्तु जो है नहीं पहनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो गाय और भैंस को ज़्यादा गर्मी लगता है, क्या है कि भैंस जो है वो पूरे ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी है तो पूरे ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, यही चलते भैंस को ज़्यादा गर्मी लगता है, बुड़ जाता है पानी में। गाय को जो कम गर्मी लगता है, क्या है कि गाय जो है काला कलर के नहीं होता। अब देखो सबसे अच्छा कृष्णपिंड कौन है, तो काजल जो है सबसे अच्छा कृष्णपिंड है, लगभग 95% विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। कौन, काजल, लगभग 95% विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, कौन, तो काजल। अब देखो ऊष्मा संबंधित किरचॉफ बोल लो या फिर किरचॉफ के चीज बा, तो ऊष्मा संबंधी किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, तो ऊष्मा संबंधी किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो किरचॉफ को कहता है ना। शीतलन नियम दूसरा था, यहाँ पर गड़बड़ा दिए। शीतलन नियम तो यही था ना कि कोई वस्तु को अधिक गर्म होने से कम गर्म होने में जितना समय लगता है उससे अधिक समय कम गर्म से बहुत कम गर्म होने में लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऊष्मा संबंधी किरचॉफ का नियम है ये को कहता है कि एक अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। किरचॉफ नियम क्या कहता है कि एक अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। अवशोषक का मतलब कुछ हुआ कि ऊष्मा सोखने वाला, है ना, और उत्सर्जक का मतलब कुछ हुआ कि ऊष्मा को त्याग करने वाला, है ना। तो एक अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है। अर्थात जो वस्तु जितना अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगा उतना ही जल्द कुछ कर देगा, तो उत्सर्जित कर देगा। जैसे अगर काला वस्तु की बात करेंगे तो काला वस्तु जो है वो अच्छा अवशोषक है, यानी कि जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो जल्दी सबन को करेगा, वो जल्दी अवशोषित करेगा तो जल्दी त्याग भी देगा, यानी कि जल्दी उत्सर्जित भी कर देगा। तो काला वस्तु जो है जल्दी ठंडा हो जाता है ना। क्या है कि जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा होगा, ये होगा ऊष्मा संबंधी किरचॉफ का नियम। और सफ़ेद वस्तु जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो धीरे धीरे गर्म होगा, ये भी कौन बोलता है, तो ऊष्मा संबंधी किरचॉफ का नियम, ठीक है। जैसे नदी में कोची रहता है तो पानी और बालू, तो बलुआ देख लो कुछ होता है जल्दी गर्म हो जाता है, तो यही चलते बलुआ जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो बलुआ दिना के ढेर ढीपल रहेगा, रतिया के कन लगेगा। लेकिन पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है, तो पनिया देखना कि रतिया के भी गर्मे हल्का रहेगा, काहे कि धीरे धीरे ठंडा भी होगा, ठीक है। अब देखो अगर वस्तु में काला की बात करेंगे तो काला वस्तु को भी रख ले हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, और सफ़ेद वस्तु को भी रख ले हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि अगर हम काला वस्तु लेंगे सफ़ेद वस्तु लेंगे और दोनों का टेम्परेचर समान रहेगा, दोनों का मान लिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ज़्यादा कौन चमकेगा, तो ज़्यादा चमकेगा काला वाला। का है कि काला वाला जो है
वो ज़्यादा उष्मा अवशोषित किया है, ज़्यादा उष्मा अवशोषित किया है। और सफ़ेद वाला जो है नहीं, काला वाला दोनों तो बराबरे अवशोषित किया है, काहे कि टेम्परेचर दे दिए बराबरे, लेकिन काला वाला ज़्यादा चमकेगा। काहे कि ये बोले न कि किरचॉफ का उष्मा नियम कुछ बोलता है कि जो अच्छा अवशोषक है वो अच्छा उत्सर्जक भी है। तो काला वाला जल्दी जल्दी गर्म हुआ होगा 100 डिग्री तक ले, तो जल्दी जल्दी उत्सर्जित भी करेगा, इस चलते कुछ है ज़्यादा चमकेगा। और जल्दी जल्दी उत्सर्जित करेगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा काला वाला। और सफ़ेद वाला जो है कुछ करेगा, ये धीरे धीरे सूखा होगा तो कुछ को करेगा, धीरे धीरे उत्सर्जित करेगा, और धीरे धीरे उत्सर्जित करेगा तो कम चमकेगा, और धीरे धीरे ठंडा भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मा संबंधी किरचॉफ का नियम। अब आगे देखते हैं ऊष्मा प्रसार। तो ऊष्मा प्रसार भी होता है 3 प्रकार के। ऊष्मा प्रसार 3 प्रकार के। अगर लंबाई में परिवर्तन होगा तो लंबाई में एक होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई बढ़ेगा तो लंबाई में परिवर्तन, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन परिवर्तन। तो ऊष्मा प्रसार होता है 3 तरह से, लंबाई में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन को डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा का मतलब कुछ होता है परिवर्तन, और क्षेत्रफल परिवर्तन को डेल्टा ए, आयतन परिवर्तन को डेल्टा भी बोलते हैं। अब देखो मान लिया लंबाई परिवर्तन किस में होता है, तो जो लंबा चीज रहता है जैसे रड में, अब मान लिया जाए कि ये देखो ब्लू कलर से जो है ये ओरिजिनल लंबाई था, और ये इतना दूर बढ़ गया, जो ललका कलर बा है, तो ये ओरिजिनल लंबाई यल था, तो ये बढ़ा हुआ कुछ हो जाएगा डेल्टा यल, है ना, यानी कि परिवर्तित लंबाई कुछ हो गया डेल्टा यल। इसी प्रकार से आयतन ए था, इतना बढ़ गया तो कुछ हो गया डेल्टा ए। उसी प्रकार से ये आयतन देखो भी था, इतना आयतन बढ़ गया तो कितना हो गया डेल्टा भी हो गया। ठीक है, तो देखो कितना बढ़ेगा, अगर कितना बढ़ेगा ये फार्मूला पूछेगा, कितना बढ़ेगा यानी कि डेल्टा यल, कितना बढ़ा का मतलब कुछ डेल्टा यल, तो इसका फार्मूला कुछ होता है तो यल डेल्टा टी और अल्फा, यल डेल्टा टी और अल्फा, है ना। तो इसका मतलब कुछ हुआ, यल के मतलब कुछ हुआ ये लंबाई, यल के मतलब लंबाई, और डेल्टा टी के मतलब कुछ हुआ कि इसको तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन कितना हुआ होगा, है ना। और अल्फा का मतलब कुछ हुआ रेखीय प्रसार गुणांक, अल्फा का मतलब रेखीय प्रसार गुणांक, और बीटा का मतलब होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और गामा का मतलब होता है आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो देखो अगर टोटल लंबाई पूछेगा, टोटल लंबाई यानी कि यल एफ बराबर टोटल लंबाई यानी कि फाइनल लंबाई, तो यल एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो ये वाला लंबाई जोड़ देंगे यानी कि यल प्लस डेल्टा यल, यानी कि यल प्लस डेल्टा यल हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ यल भी यल है, यहाँ भी यल है, तो ये कुछ हो जाएगा, देखो डेल्टा यल बराबर ये वाला लिखे थे कि यल और ये प्रवर्तित तापमान यानी कि डेल्टा टी और अल्फा, तो ये कुछ हो जाएगा, इसका जगह फ्री वाला भी तो लिख सकते हैं, तो यल प्लस कुछ हो जाएगा यल डेल्टा टी और अल्फा, ई वाला लिख देंगे। अब यल दोनों जगह तो यल कॉमन ले लिए तो फाइनल फार्मूला निकल के कुछ ही आ जाएगा, तो 1 प्लस डेल्टा टी अल्फा, यल कॉमन ले लिए अब 1 प्लस डेल्टा टी अल्फा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस सब जगह बैठे ले जाएंगे तो इसका फाइनल फार्मूला ई वाला आ जाएगा, है ना, कि ए होल 1 प्लस डेल्टा टी बीटा, और इसका फार्मूला आ जाएगा भी होल 1 प्लस डेल्टा टी गामा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रेखीय प्रसार गुणांक कुछ ही होता है, तो जब वस्तु को गर्म करने पर लंबाई में परिवर्तन होगा तो रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे यानी कि अल्फा, जब लंबाई में परिवर्तन होगा तो रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे यानी कि अल्फा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कौन सी होता है, तो जब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से सूचित करते हैं ना, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कुछ हो गया बीटा, और जब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रीय परिवर्तन, तो क्षेत्रीय परिवर्तन के मतलब कुछ कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में बदलाव होगा यानी कि एल गुने बी में। आयतन प्रसार गुणांक कुछ होता है, तो जब आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा, है ना, और आयतन में परिवर्तन होगा मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस प्रकार से चीजें हो जाती है। आगे देखा जाए रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि बीटा, और आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा, और तीनों का ऐसा ही मात्रा कुछ होता है तो सेम होता है, कुछ होता है तो केल्विन इनवर्स होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है, तो अल्फा बीटा गामा में संबंध है कि 1:2 होता है। अल्फा अगर 1 होगा तो बीटा 2 होगा, और गामा कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है कि यदि अल्फा बराबर 10 केल्विन इनवर्स दिले है ना, तो बीटा बराबर कुछ हो जाएगा, तो बीटा इसका दुगना होगा तो 10 दूनी 20 केल्विन इनवर्स हो जाएगा, और गामा इसका 3 गुना तो 10 या 30 केल्विन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि गामा बराबर 90 केल्विन दिले है, ठीक है, तो गामा बराबर 90 केल्विन दिले है, तो हमको अल्फा निकालना है बीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कोई भी चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा के पास चल जाएंगे, तो अल्फा निकालेंगे तो इसका 1/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अल्फा 90/3 यानी कि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और बीटा कितना हो जाएगा, तो इसका अल्फा का दुगना हो जाएगा यानी कि 30 दूनी 60 केल्विन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थाली में छेद करने पर, छेद करते हैं तो छेद का आकार कुछ होता है बढ़ जाता है, अगर थाली है थाली में कुछ कर देंगे बीचवा में छेद और फिर इसको गर्म करेंगे तो कुछ हो जाएगा कि उस छेदवा का आकार बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ होता है तो क्षेत्रीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है। ठीक है, अब देखो रेलगाड़ी के पटरी के बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, ये मान लिया जाए देखो रेलगाड़ी की पटरी है तो इसके बीच कुछ छोड़ दिया जाता है, खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, ताकि जब ये गर्म होगा, गर्मियों के मौसम में कुछ हो जाएगा गर्म होगा तो इसका कुछ हो जाएगा कि इसका रेखीय प्रसार होगा,
होगा, और रेखीय प्रसार होगा तो कुछ हो जाएगा कि रेखीय प्रसार से बचे लगे बीच में गैप छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की पटरी के बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाता है रेखीय प्रसार के कारण, ठीक है। अब देखो ऑटो कट में कुछ होता है तो आयतन प्रसार, इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट होता है, यानी कि अपने से चालू हो जाता है अपने से बंद, तो इसका कारण कुछ है आयतन प्रसार, ठीक है। अब देखते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्माधारिता के बारे में। विशिष्ट ऊष्माधारिता को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट कैपेसिटी गुप्त ऊष्मा को, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा को एस से दर्शाते हैं, गुप्त ऊष्मा को एल से दर्शाते हैं। अब विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा यही सबसे मेन चीज़ है चैप्टर में, इसकी को देखना। विशिष्ट ऊष्मा में कुछ होगा, अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। विशिष्ट ऊष्मा में अवस्था परिवर्तन नहीं होगा लेकिन तापमान परिवर्तन हो जाएगा। दो चीज़ में एक चीज़ बात रखो, काम हो जाना। विशिष्ट ऊष्मा में कुछ रहेगा, तापमान परिवर्तन होगा। विशिष्ट ऊष्मा में तापमान परिवर्तन होगा, तो तापमान परिवर्तन होगा तो अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तापमान परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। गुप्त ऊष्मा में कुछ हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा का पहचान कुछ है, इसमें अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा में अवस्था परिवर्तन हो जाएगा लेकिन तापमान परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, गुप्त ऊष्मा में, ठीक है। जैसे कि 100 ग्राम हम लोग पानी लिए और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रख लिए, और फिर 100 डिग्री पानी लिए और उसका टेम्परेचर कर दिए 60 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ, पनिया तो 50 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी रहेगा और 60 डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ रहेगा, तो पानी रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ होगा कि अवस्था बदला है, नहीं, यहाँ भी पानी था, यहाँ भी पानी था, लेकिन तापमान बदल गया है, यहाँ 50 डिग्री था और यहाँ हो गया है 60 डिग्री, तो यहाँ कुछ होगा विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, विशिष्ट ऊष्मा का। गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो देखो 100 ग्राम पानी लिए, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर रख लिए, ठीक है। अब देखो 100 ग्राम पनिया को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप भी होता है, पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर अथी भी होता है, पानी भी होता है, और पनिया जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप भी होता है, क्योंकि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा खौला ही नहीं सकते हैं ना। पनिया जो है 100 डिग्री पर खोलबे करेगा और उसी पर कुछ हो जाएगा, भाप भी बनेगा, उसी पर पानी भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ हो जाएगा कि यहाँ भी पनिया 100 डिग्री सेल्सियस पर था, यहाँ भी पनिया 100 डिग्री सेल्सियस पर था, यानी कि तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पानी था, यहाँ भाप बन गया, तो कुछ अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब कहीं कहीं विशिष्ट ऊष्मा का डायरेक्ट परिभाषा पूछ देता है, तो परिभाषा कुछ कहेगा कि एकांक तापमान को बढ़ाने के लिए, एकांक तापमान मतलब एक तापमान को बढ़ाने के लिए, जैसे 50 से 51 करने के लिए, 51 से 52 करने के लिए, है ना। तो एकांक तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एकांक तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एकांक तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला कुछ है, तो Q बराबर एमएस थीटा, जहाँ Q को चाहिए ऊष्मा, Q को चाहिए ऊष्मा, तो M को चाहिए द्रव्यमान, M को चाहिए द्रव्यमान, S को चाहिए तो विशिष्ट ऊष्मा, S को चाहिए तो विशिष्ट ऊष्मा, और थीटा को चाहिए तो डेल्टा T यानी कि तापमान में परिवर्तन, थीटा को चाहिए तो डेल्टा T यानी कि तापमान में परिवर्तन, ठीक है। अब देखो, अगर विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक निकालेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा ये ना, तो यस इधर लाएंगे तो कुछ हो जाएगा Q बटे ये वाला एम थीटा, Q बटे एम थीटा, तो Q यानी कि ऊष्मा, इसका कुछ होता है जूल, और इसका M का हो जाएगा kg यानी द्रव्यमान का kg, आई तो थीटा डेल्टा T, थीटा बराबर डेल्टा T यानी कि तापमान का कुछ हो जाएगा केल्विन, तो कुछ हो जाएगा जूल kg इनवर्स और केल्विन इनवर्स, जूल kg इनवर्स और केल्विन इनवर्स, है ना। इसका SI मात्रक हो गया विशिष्ट ऊष्मा का। अगर CGS मात्रक पूछेंगे तो जूल का कुछ होता है कैलोरी होता है, तो जूल का कैलोरी लिख दिए और केजी का ग्राम लिख दिए, और इसका केल्विन का हो जाता है सीजीएस मात्रा क्या, तो सेल्सियस, तो कैलोरी ग्राम इनवर्स और सेल्सियस, इस पर कैलोरी ग्राम इनवर्स और सेल्सियस इनवर्स हो गया, ठीक है। अब देखो गुप्त ऊष्मा के फार्मूला की बात करेंगे, गुप्त ऊष्मा के फार्मूला की बात करेंगे, तब फार्मूला हो जाता है Q बराबर ml हो जाता है गुप्त ऊष्मा के फार्मूला, जहाँ Q बराबर ऊष्मा हो गया, M बराबर द्रव्यमान, L बराबर गुप्त ऊष्मा, अब देखो गुप्त ऊष्मा के SI मात्रा की बात करेंगे तो इसको इधर लावेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो Q बटे M हो जाएगा, तो Q का कुछ हो जाएगा यानी कि ऊष्मा का जूल हो गया और M का kg हो जाएगा, द्रव्यमान का kg, तो जूल बटे kg यानी कि जूल kg इनवर्स SI मात्रक हो गया। तो CGS मात्रक कुछ हो जाएगा, तो कैलोरी ग्राम इनवर्स हो गया, ठीक है। अब देखो पानी का विशिष्ट ऊष्मा SI मात्रक में कितना होता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो है SI मात्रक में तो 4200 SI मात्रक में लिखाएगा, तो जूल kg इनवर्स और केल्विन इनवर्स, तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, तो 4200 है ना, जूल kg इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब पानी का विशिष्ट ऊष्मा SI मात्रक में कितना होता है, किसका, बर्फ का कितना होता है, तो 2100, बर्फ का कितना होता है विशिष्ट ऊष्मा, तो 2100। लेकिन अगर पानी का विशिष्ट ऊष्मा पूछेंगे CGS मात्रक में तो कितना होता है, 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स और
केल्विन पर, यानी कि 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है सीजीएस में। अब बर्फ का कितना होता है? तो पनिया के आधा। बर्फ का कितना होता है? पनिया के आधा, यानी कि 0.5, 1/2 हो जते आधा का मतलब, यानी 0.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये हो गया। और क्वेश्चन बनावे में इसी का यूज करेंगे, किसका? सीजीएस मात्रा के, यानी कि पनिया का 1 का और बर्फा के आधा के। ठीक है, अब देखो अगर इसका बात करेंगे गुप्त जल का गुप्त उष्मा की बात करेंगे, जल का गुप्त उष्मा तो 540 कितना होता है? कितना? 540 होता है। आई सीजीएस से मात्रक में होता है, सीजीएस से मात्रक में इसको करना है। ठीक है, तो जल का गुप्त उष्मा कितना होता है? तो 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स, 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स, 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स कितना? जल का। अब बर्फ का कितना होता है? तो 80 कैलोरी ग्राम इनवर्स, 80 कैलोरी ग्राम इनवर्स किसका? बर्फा का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है कि 100 ग्राम पानी को 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ले गर्म करने पर लगने वाली उष्मा का मान बताना है। तो देखो 100 डिग्री कौची है? पानी है। अब 50 डिग्री से 60 डिग्री तक ले लेकर जाएंगे, तब बताओ 100 डिग्री जो पनिया है वो 50 डिग्री से पर अगर पानी था और 60 डिग्री पर लेकर गए तो 60 डिग्री पर तो पनियो न रहेगा है, यानी कि अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी पानी था, अभी पानी है, लेकिन तापमान बदल गया, 50 से 60 हो गया। तो कुछ हो गया यहाँ पर? विशिष्ट उष्मा हो गया। अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन ताप में परिवर्तन हो गया, तो विशिष्ट उष्मा। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा Q बराबर mS थीटा, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा? तो यम की जगह यहाँ पर 100 लिख दिए, 100 लिख दिए। सीजीएस में निकालना है तो ग्राम में लेगा, 100 लिख दिए। अब पानी का देखो विशिष्ट उष्मा कितना होता है? तो 1 होता है, तो गुने 1। और ताप में परिवर्तन कितना हुआ? तो 50 से 60 यानी कि 10, तो इतना हो गया। तो कितना हो गया? 1000। और चूंकि उष्मा निकाल रहे हैं तो इसका ऐसा मात्रा कुछ कैलोरी, तो 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी। ठीक है, उष्मा का ऐसा ही मात्रा जूल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सीजीएस में निकाले हैं तो कैलोरी होगा 1000 कैलोरी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो 100 ग्राम बर्फ लीजिए, इसका टेम्परेचर रख ले -10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो -10 डिग्री रहे, -5 डिग्री रहे, -2 डिग्री माइनस में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बर्फ रहेगा, है ना। तो 100 ग्राम जो है बर्फ रख ले हैं, इसका टेम्परेचर कितना? -10 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो है वो टेम्परेचर के -10 से लेकर चल गए 0, तो 0 डिग्री पर भी बर्फ रख सकता है, 0 डिग्री पर भी बर्फ रखता है। तो बर्फ जो है माइनस में भी रहता है, 0 डिग्री पर भी रहता है। तो 0 डिग्री पर भी कुछ हो गया? बर्फ हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ किए कि 0 डिग्री से पर बर्फ है और 0 डिग्री पर कुछ होता है तो पानी भी होता है, 0 डिग्री पर पानी भी होता है, 0 डिग्री पर कुछ होता है पानी भी होता है, यानी कि यहाँ पर भी 0 डिग्री, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर कुछ था तो बर्फ था, यहाँ पर कुछ हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री से फिर 100 डिग्री पर लेकर जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी होता है। पानी जो होता है 0 डिग्री पर भी रह सकता है और 100 डिग्री पर भी रह सकता है। ठीक है, देखो अब पनिया को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा? भाप हो जाएगा। पनिया को जो 100 डिग्री पर सेल्सियस पर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा? भाप बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे लगता है फार्मूला। तो यहाँ देखो बर्फ था, यहाँ भी बर्फ था, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं, लेकिन तापमान में परिवर्तन हो जाए तो यहाँ विशिष्ट उष्मा यानी कि SH वाला फार्मूला लगेगा, है ना, स्फेरिकल हीट वाला। यहाँ पर देखो कुछ है, यहाँ बर्फ है, यहाँ पानी है, कुछ हो गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया लेकिन टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है, नहीं, तो यहाँ पर गुप्त उष्मा वाला फार्मूला लगेगा यानी कि LH लगेगा। फिर यहाँ देख लो, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, नहीं, लेकिन तापमान में परिवर्तन हो गया तो यहाँ विशिष्ट उष्मा वाला फार्मूला लगेगा यानी कि SH। यहाँ पर देखो कुछ हो जाएगा? पानी है, भाप है, पानी है, भाप है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन हो गया तो गुप्त उष्मा वाला फार्मूला लगेगा। अब देखो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है कि 100 ग्राम बर्फ को 100 ग्राम बांस बनाने में लगने वाला उष्मा बताएं। अब बताओ कि 100 ग्राम बर्फ को 100 ग्राम बांस बनावेंगे तो डायरेक्ट बर्फ से बांस थोड़ू बनेगा, नहीं, उद्वर्त पातन यहाँ पर थोड़ू होता है, इसमें कपूर थोड़ू है। तो 100 ग्राम बर्फ को 100 ग्राम बांस बनाना है तो बर्फा को पहले पानी में बनाना पड़ेगा, पानी से ना भाप बनेगा। तो देखो अब देखो इसका तापमान तो क्वेश्चन में नहीं दे था तो अपने से लेते हैं। तो देखो अगर 100 ग्राम कुछ था बर्फ था तो बर्फ कितना पर रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी तो रहेगा, बर्फा के बाद 0 डिग्री सेल्सियस रख लें और 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ रहेगा तो पानी रहेगा। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, अब आओ 0 डिग्री से बताओ कि पनिया है, एक बार इसको भाप में बदल देंगे, नहीं, काहे कि पनिया खोलेगा कब? तो जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खोलता है। तो पहले 0 से 100 डिग्री सेल्सियस ले गए पानी को, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर ले गए तो 100 डिग्री पर भी तो पानी रहेगा, यानी कि यहाँ टेम्परेचर हो गया 100 लेकिन यहाँ पर भी कुछ पानी है। अब जब पनिया को गर्म करेंगे तो कुछ बन जाएगा? भाप बन जाएगा। 100 लेकिन कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, क्योंकि पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होगा करेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो कुछ हो जाएगा? भाप बन जाएगा। अब यहाँ देखो बर्फ था,
पानी हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया तो कुछ लगेगा गुप्त उष्मा। यहाँ भी पानी, अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो विशिष्ट उष्मा। यहाँ देखो पानी अभाव, अवस्था परिवर्तन हो गया तो कुछ गुप्त उष्मा हो जाएगा। अब हमको निकालना था इसका उष्मा, तो इसका उष्मा कैसे निकालेंगे? टोटल का उष्मा निकाल के सबके जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा इसका Q बराबर ml, यहाँ पर Q बराबर m थीटा, Q बराबर ml। तो देखो कितना था m बराबर तो 100, तो 100 गुने l किसका? बर्फ का विशिष्ट बर्फ का गुप्त उष्मा कितना होता है? तो बर्फ का होता है 80, तो 100 गुने 80 प्लस m बराबर 100 और गुने यस यानी कि इसका पानी का कुछ विशिष्ट उष्मा कितना होता है? 1, तो गुने 1 और तापमान में परिवर्तन कितना होता हुआ? तो 0 से 100 तो गुने 100 अब प्लस फिर लिख दिए। अब देखो m है तो m के जगह पर 100 लिख दिए। अब गुप्त उष्मा किसका? तो इसका ने पानी का गुप्त उष्मा कितना होता है? तो 540, तो गुने 540 हो गया और सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 72,000 कैलोरी, 72,000 कैलोरी इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता किसका होता है? तो सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद जल का होता है। सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद जल का होता है। लेकिन क्वेश्चन में हाइड्रोजन ऑप्शन में रहबे नहीं करता, ही चलते जल मार देते हैं, है ना। तो सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता किसका रहता है? हाइड्रोजन का, और उसके बाद जल का। ठीक है। अब देखो खाना बनाने वाले बर्तन का विशिष्ट उष्मा कम होना चाहिए। खाना बनाने वाला बर्तन का क्या होना चाहिए? विशिष्ट उष्मा कम होना चाहिए, लेकिन चालकता ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं उष्मागतिक के नियम के बारे में। कुछ उष्मागतिक के नियम के बारे में। तो उष्मागतिक के नियम का एगो होता है, हम लोग 4 गो पढ़ेंगे। ठीक है। तो उष्मागतिक का नियम के 4 गो पढ़ेंगे। पहला शून्यमा नियम, फिर पहला नियम, फिर दूसरा नियम, तीसरा नियम। शून्यमा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये हो गया उष्मागतिक का नियम। तो शून्यमा नियम को कहता है कि यदि ए का तापमान बी के बराबर है, ए का तापमान बी के बराबर है, अब बी का तापमान सी के बराबर है, बी का तापमान सी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ए का तापमान सी के बराबर होगा। यही कहता है शून्यमा नियम कि ए का तापमान सी के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, पहला नियम को कहता है उष्मागति का पहला नियम को कहता है कि जब किसी वस्तु को उष्मा देंगे तो पहला वो 2 काम करेगा। पहला आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा बाह्य कार्य संपन्न यानी कि बाहर के काम को पूरा कर देगा। तो देखो पहला नियम को कहता है उष्मागति का कि जब किसी वस्तु को ऊर्जा देंगे, जैसे जनरेटर को कुछ देंगे, ऊर्जा देंगे, तो पहले कुछ करेगा कि अपने सोखेगा यानी कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा, फिर बाहर के काम कर देगा, एल्डिंग बिल्डिंग लाइट बारो कुछ करो, है ना। फिर दूसरा नियम को कहता है, तो उष्मागति का दूसरा नियम को कहता है कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है। उष्मागति का दूसरा नियम कहता है किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है, यानी 100% से कम काम करेगा। उष्मागति का दूसरा नियम में कुछ कहता है किसी भी मशीन का दक्षता 100% नहीं होता है। ठीक है। तीसरा नियम को कहता है उष्मागति का, तो जब किसी वस्तु का तापमान परम शून्य तापमान के करीब हो, तो उसे एंट्रोपी मान नियत रहता है। तो उसका एंट्रोपी मान नियत रहता है। एंट्रोपी मान के कुछ होता है तो जिस मान पर कोई काम नहीं होता है ना, जिस मान पर कोई काम नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी मान। तो जब किसी वस्तु का तापमान परम शून्य तापमान के करीब हो तो उसका एंट्रोपी मान कुछ रहेगा, नियत रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। ठीक है। अब देखो रेफ्रिजरेटर में सामान सुरक्षित रहता है कितना पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर में सामान सुरक्षित रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर में सामान सुरक्षित रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अब देखो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कमरे में खोल देंगे तो कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा कमरे में खोल देंगे तो कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो बंद कमरे में हम लोग पंखा चला रहे हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बंद कम काहे कि पंखा जो चला रहे हैं उससे कुछ हो रहा है कि गर्म हवा निकल रहा है, गर्म हवा को निकले की जगह नहीं है, तो कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं देखो जल के बारे में। तो जल के बारे में पहले एक चीज़ जान लो, एगो फार्मूला कुछ कि देखो घनत्व जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन का, यानी कि घनत्व जो होता है वो कुछ होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन का, यानी कि घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, अब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ठीक है। अब देखो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तब बताओ जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस है तो इधर आ जाओ, कितना हो जाएगा? 3 2 1, अब 0 फिर माइनस में चल जाएगा, इधर बढ़ेगा 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री। ठीक है। अब देखो हम कुछ बोले कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है कुछ हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो अधिकतम से कोई चीज़ अधिकतम हो सकता है? नहीं, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से इधर आवेंगे, किधर? 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आएंगे तो कुछ हो जाएगा, घनत्व जो है घटेगा, इधर भी देखो 4 डिग्री सेल्सियस से 10
10 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो अधिकतम यहाँ था तो इधर कुछ हो जाएगा, घटेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर जल का घनत्व कुछ हो जाएगा, घटेगा घटेगा। और जल का घनत्व घटेगा तो बताओ कुछ हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, काहे को उल्टा होता है। इधर भी देखो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर जल का घनत्व कुछ ही होता है, घट रहा है तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो इधर जैसे जैसे जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, यानी कि इधर जैसे जैसे आएंगे तो बर्फ नहीं होगा, 0 डिग्री पर बर्फ रहता है ना, यानी कि बर्फ का आयतन जो है जल से ज़्यादा होता है, बर्फ का आयतन जो है जल से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो कुछ बोले कि घनत्व जो है अधिकतम होता है, यानी कि पहले 0 डिग्री से 10 डिग्री से पर जाने पर कुछ हो जाएगा, तो पहले घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ते 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 यहाँ पर अधिकतम होगा, तो पहले बढ़ेगा और उसके बाद कुछ अधिकतम के बाद तो अधिकतम नहीं होगा, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और वॉल्यूम कुछ हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, यानी कि पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो बर्फ़ का आयतन बोलबे कि पानी के आयतन से ज़्यादा होता है। अब देखो घनत्व का अगर ग्राफ की बात करेंगे तो देखो ऐसे करके तीर देंगे, घनत्व हो गया यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ये ऐसे तीर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर होची घनत्व अधिकतम है, अब 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम है तो 4 डिग्री सेल्सियस की इधर जाएंगे तो पर घटेगा घनत्व, इधर जाएंगे तो पर घटेगा घनत्व, ठीक है। उसी प्रकार आयतन ग्राफ की बात करेंगे तो देखो कुछ हो जाएगा, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है तो इसी को उल्टा कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वॉल्यूम यानी कि आयतन न्यूनतम है, और न्यूनतम के इधर भी जाएंगे तो भी बढ़ेगा, इधर भी जाएंगे तो भी बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें। अब देखो कुछ ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी है और इसमें बर्फ डुबाया हुआ है, इतना भाग देखो डूबा हुआ है, इतना ऊपर है। अभी जब बर्फ गलेगा तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहेंगे पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काहे, क्योंकि हम बोले ना कि जैसे बर्फा पानी में बदलेगा तो बर्फा कुछ हो जाता है, बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है, पानी का घनत्व कम होता है, तो बर्फा सिकुड़ेगा तो स्तरवा बराबर रह जाएगा, यानी कि बर्फ पिघलने पर पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हीट एंड टेम्परेचर पूरी तरह से खत्म हो गया।